अम्मा का आशियाना। रामनवमी के दिन अयोध्या घाट का दृश्य और लाखों की भीड़, और उस भीड़ को चीरती हुई एक वृद्ध औरत दौड़ती जा रही थी और चिल्लाती जा रही थी, मेरा मुन्ना कहाँ चला गया, अभी तो यहीं था। लेकिन लाखों की भीड़ में उसकी आवाज कहीं खो जाती थी। वहां कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। सभी को घाट पर नहाकर पुण्य जो कमाना था। फिर उसने एक व्यक्ति का हाथ पकड़ा और पूछा, बेटा, पीले रंग की कमीज पहने मेरा मुन्ना यही था, कहीं देखा है क्या? उसने ना में सिर हिला दिया, लेकिन वह वृद्ध औरत मुन्ना मुन्ना कहकर चिल्लाती जा रही थी। इतनी भीड़ और शोरगुल में भी उसे यही लग रहा था कि उसका मुन्ना जहाँ कहीं भी होगा, उसकी आवाज सुनकर दौड़ा चला आएगा। लेकिन शाम होने को आई। चिल्लाते चिल्लाते उस बेचारी बुढ़िया की आवाज भी बैठ गई और थक हार कर वह स्वयं भी फिर फूट फूट कर रोने लगी। अरे कहाँ गया रे मेरा मुन्ना, कोई तो ढूंढ निकालो उसे, ठीक तो होगा ना वह। ऐसे ही हजारों सवाल सोच सोच कर उसका दिल बैठा जा रहा था। तभी भीड़ में से एक पुलिस वाला उसके पास आया और बोला, क्या बात हो गई अम्मा, रो क्यों रही हो? अरे ना जाने मेरा मुन्ना कहाँ चला गया, कुछ देर पहले तक तो मेरा हाथ पकड़े था। अम्मा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आप मेरे साथ आइए, मैं लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट करवा देता हूँ, जल्द ही मिल जाएगा तुम्हारा मुन्ना। वह पुलिस वाला अम्मा का हाथ पकड़कर लाउड स्पीकर तक ले गया और कुर्सी आगे खिसकाता हुआ बोला, आओ अम्मा, यहाँ बैठ जाओ, लो थोड़ा सा पानी पी लो। बूढ़ी औरत ने तेजी से पानी पिया और गहरी सांस भरकर बोली, बस बेटा, मेरा मुन्ना ढूंढ दो, भला होगा तुम्हारा। ठीक है अम्मा, बताओ क्या उम्र है तुम्हारे मुन्ना की? 42 वर्ष का है मेरा मुन्ना। पुलिस वाला जो अपनी डायरी में सारी जानकारी लिख रहा था, यह सुनकर चौंक गया। लिखते लिखते उसका पेन वहीं रुक गया और अपने साथी पुलिस वाले को देखने लगा। क्या हुआ बेटा, लिखते क्यों नहीं, लिखो ना। उसका असली नाम मनीष है, प्यार से उसे मुन्ना कहती हूँ। अम्मा की बात सुनकर पुलिस वाला फिर से लिखने लगा। कहाँ से हो अम्मा? बेटा, अचलपुर गांव से। पुलिस वालों ने लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट करवा दी, एक बार नहीं कई बार, लेकिन मुन्ना नहीं आया। शाम ढल चुकी थी। बैठे बैठे निराश हो चुकी अम्मा यह सोचकर पुलिस वालों के पास दोबारा चली गई कि एक बार फिर से अनाउंसमेंट करवा देखूं। जाकर देखा तो दोनों पुलिस वाले आपस में बातें कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर अम्मा का कलेजा धक से रह गया। वह जोर से चिल्लाई, नहीं बेटा, तुम गलत समझ रहे हो, मेरा मुन्ना ऐसा कर ही नहीं सकता। बचपन में तो किसी भीड़ वाली जगह पर मेरी उंगली छोड़ता नहीं था मेरा मुन्ना, और अब इतनी भीड़ में मुझे अकेला छोड़कर नहीं। लेकिन इतना बोलते बोलते ही उस बूढ़ी माँ के दिमाग ने ही उसके दिल का साथ देना छोड़ दिया और वो धम से जमीन पर बैठ गई और सोचने लगी, कहीं यह लोग सच तो नहीं बोल रहे हैं। आए दिन बहू को हर छोटी बड़ी बात पर दखल देती थी, कहीं उसकी सजा तो नहीं दी मेरे बेटे ने मुझे। मेरे दिमाग में इतना भी नहीं आया कि जिस बेटे से मेरी खांसी की दवाई नहीं लाई जाती, वह मुझे अयोध्या घुमाने क्यों लेकर आया। और वो बहू जिसको मेरा रसोई में जाना भी खटकता था और घर पर रहना भी, जिसकी घूरती नजरें ही मेरे दिल की धड़कन को तेज करने के लिए काफ़ी थीं, वो बहू मुझे घूमने जाते देख इतनी खुश क्यों थी? मैं क्यों न समझ पाई ये चाल। बूढ़ी माँ निराश होकर अपना सिर पकड़कर बैठ गई और मन ही मन सोचने लगी, दोष मेरा ही था। उसके पिताजी के जाने के बाद मैंने सारा घर अपने बेटे बहू के नाम पर कर दिया। सोचती थी आखिर घर तो मेरा ही है, समय रहते ही सारे काम निपटा दूं तो अच्छा ही है, लेकिन मुझे क्या मालूम था मेरा अपना ही बेटा। सोच सोच कर बूढ़ी माँ का कलेजा मुंह को आ रहा था। रात बीतने लगी, सुबह होने को थी। सोचते सोचते बूढ़ी माँ के कानों में एक अपरिचित आवाज आई, क्या बात हुई सर? क्या आज फिर एक बेटा अपनी माँ या बाप को भीड़ में छोड़कर चला गया? फिर पुलिस वाले ने बूढ़ी माँ की तरफ इशारा करते हुए उन्हें रैन बसेरे में छोड़ने के लिए कहा। इतना सुनते ही अम्मा के हलक से एक घुटी हुई सी चीख निकली और वह तेजी से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। बेटा, मैं बूढ़ी जरूर हुई हूँ, पर मैं मजबूर ना तो पहले थी ना ही आज हूँ। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों से भय का भाव अचानक गायब हो गया। पुलिस वालों ने अम्मा को रोकने की बहुत कोशिश की। अम्मा, अपने घर का पूरा पता बताओ, हम तुम्हारे बेटे को खोज निकालेंगे। लेकिन अम्मा ना रुकी और देखते ही देखते भीड़ में गायब हो गईं।
पुलिस वाले ढूंढते रह गए, लेकिन इतनी भीड़ में उन्हें ढूंढना मुमकिन नहीं था। अम्मा बूढ़ी जरूर थी, लेकिन उनके दिल में खुददारी आज भी जिंदा थी। वे किसी पर बोझ बनकर नहीं जीना चाहती थीं। बूढ़ी अम्मा बस तेजी से कदम बढ़ाती जा रही थीं। दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। कहाँ जाऊं, क्या करूं? सुबह का समय था। जोर से भूख लगी हुई थी। देखा तो सामने चाय का ठेला था। अपने पल्लू में बंधे 500 में से 20 रुपए निकालकर चाय वाले को दिए और उससे चाय का कप और 2 ब्रेड लेकर पेड़ के नीचे रखे बेंच पर जाकर बैठ गईं। चाय पीते पीते बूढ़ी माँ अपने अतीत में गुम हो गई। उसे वह दिन याद आने लगे जब उनका बेटा पहली बार उनकी गोद में आया था। कैसे उसे चलना सिखाया, फिर दौड़ना, लेकिन देखते ही देखते वो इतना बड़ा हो गया कि उसे अपनी माँ की जरूरत ही नहीं रही। चाय ठंडी हो चुकी थी, लेकिन भूख इतनी लगी थी कि वह ठंडी चाय और उसके साथ सूखे ब्रेड भी अच्छे लग रहे थे। चाय पीते पीते अम्मा का ध्यान पेड़ पर करलव करते पक्षियों और उनकी चहचहाने की आवाज ने अपनी ओर खींचा। अम्मा ने बड़े ध्यान से देखा। एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ घोंसले में बैठी थी। थोड़ी दूर उड़कर जाती थी, फिर वापस आ जाती और आकर उनसे अपनी भाषा में बात करती। शायद वह अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही थी। अपने बच्चे को उड़ना सिखाने के लिए चिड़िया ने उसे घोंसले से धक्का दिया तो वह डगमगा गया, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए उड़ने की कोशिश करने लगा और अपनी कोशिश में कामयाब हो गया। चिड़िया खुशी से चहचहाने लगी और उसका बच्चा जो नया नया उड़ना सीखा था अब घोंसले में आने को तैयार नहीं था। वह बस उड़ना ही चाहता था। मानो वह उसे बता रहा हो कि अब मैं अपनी देखभाल खुद कर लूंगा। बूढ़ी माँ यह सब देखकर सोचने लगी कि हम भी तो अपने बच्चों को पक्षियों की तरह सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन इन पक्षियों ने आज एक बात अच्छी सिखाई कि बच्चों को काबिल बनाना तो हमारा कर्तव्य है, लेकिन ना तो हमें बच्चों पर आश्रित होना चाहिए और ना ही बच्चों को खुद पर आश्रित रहने देना चाहिए। चलो, समय के साथ यह सीख भी मिलनी थी। ऐसा कहते हुए अम्मा उठकर चल पड़ी। बहुत देर चलते चलते वह एक जगह आकर ठहर गईं, जहां जोर जोर से आ रही आवाजों ने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उस ओर देखा तो एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जो अपनी दुकान में चाय बनाते बनाते गुस्से में चिल्लाता जा रहा था और उसके पास खड़े लड़के उसे बोल रहे थे, मिश्रा जी, पराठे कब तक बन जाएंगे? हमें कॉलेज जाने के लिए देर हो रही है। अम्मा ने नजर उठाकर देखा तो सामने ही एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था। थोड़ी देर रुकिए, अभी बना देता हूँ। यह गधा नौकर भी धंधे के समय अपने गांव चला गया है, दुकानदार ने गुस्से भरे स्वर में कहा। अम्मा उस दुकानदार के पास जाकर बोली, बेटा, यदि तुम बुरा न मानो तो इन बच्चों के लिए मैं पराठे बना देती हूँ। अम्मा की बात सुनकर दुकानदार थोड़ा हैरान रह गया, लेकिन फिर अम्मा बोली, इन बच्चों को खिलाकर मेरे मन को तृप्ति मिलेगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे 1 रुपया भी नहीं लूंगी। ऐसा कहकर अम्मा ने पराठे बनाना शुरू किए और बच्चों को खिलाए। तभी आवाज आई, वाह, इतने स्वाद पराठे हमने जिंदगी में नहीं खाए, मजा आ गया। लड़कों के मुंह से तारीफ सुनकर मिश्रा जी को बड़ी खुशी हुई। जैसे ही अम्मा जाने लगी तो मिश्रा जी बोले, अम्मा, मेरे यहाँ काम करोगी? बेटा, काम तो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन जब तुम्हारा नौकर आ जाएगा तो फिर मुझे या उसे किसी एक को नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इस बात की चिंता तुम मत करो अम्मा, मेरे पास बहुत काम है। तुम रहती कहाँ हो? मेरा कोई ठिकाना नहीं है बेटा। अम्मा, तुम यही काम करो और रात को यही दुकान में गद्दे पर सो जाना। महीने के 10,000 के साथ खाना पीना भी दूंगा और रहने की सुविधा भी हो जाएगी। अम्मा ने जब पराठे बनाने शुरू किए तो जो खाता उंगलियां चाटता ही रह जाता। देखते ही देखते अम्मा के पराठे की चर्चा पूरे विश्वविद्यालय में हो रही थी। दोपहर को छुट्टी के बाद तो पराठे खाने वालों की लाइन ही लग गई थी, लेकिन अम्मा के अनुभवी हाथ एक के बाद एक तेजी से पराठे सेकते जा रहे थे। आज मिश्रा जी ने आधे दिन में ही हफ्ते भर की कमाई कर ली थी। सबको खिलाने के बाद अम्मा ने खुद भी खाना खाया, अपनी मेहनत की कमाई से पेट भरकर। आज अम्मा को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। विश्वविद्यालय में आने जाने वाले बच्चों को देखकर अम्मा के मन में बार बार अपने 14 वर्ष के पोते दीपक की याद उमड़ आती थी। सोचने लगी कि कुछ सालों बाद दीपक इतना बड़ा हो जाएगा और इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने जाएगा। फिर अचानक एक ख्याल उसके मन को कचोटने लगा।
वह सोचने लगी कि अपने पिता के साथ मुझे ना पाकर दीपक कितना दुखी हुआ होगा। क्या जवाब दिया होगा उसे मुन्ना ने। फिर बेचारी मन ही मन प्रार्थना करती कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसा मेरे बच्चों के साथ कभी ना हो। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए और अम्मा की औरतों में लोकप्रियता बढ़ती ही गई। इतने समय में अम्मा की कॉलेज के लड़कों के साथ बहुत अच्छी जान पहचान हो गई और अम्मा तो इतनी कुशल थी कि सारा काम करते करते बच्चों के साथ बतियाती भी रहती थी। आज जब अम्मा पराठे बनाने में व्यस्त थीं तो देखा सामने एक 7-8 साल का बच्चा उसकी ओर निहारता जा रहा था। उसकी आंखों में उम्मीद भरी चमक थी। अम्मा देखते ही समझ गईं कि उसे बहुत तेज भूख लगी है। उसने तुरंत एक पराठा प्लेट में रखकर उसे खाने को दिया, लेकिन उसी समय मिश्रा जी पहुंच गए और अम्मा को ऐसा करते देख उस पर बरस पड़े। यहाँ क्या लंगर खोल के रखा है जो कोई भी आएगा और खा जाएगा। यह सुनकर अम्मा को अच्छा नहीं लगा और वह बोली, मेरी पगार में से काट लेना, लेकिन मैं इन बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। अच्छा, अब देख लिया तो कहती हो पगार में से काट लेना, और अगर ना देखता तो तुम तो मेरी दुकान ही लुटा देती। मिश्रा जी का अम्मा को इस तरह भला बुरा कहना कॉलेज के बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अम्मा की तरफ से मोर्चा संभालते हुए वे बोले, तुमसे बड़ी हैं अम्मा, यह कैसे बात कर रहे हो तुम उनसे। तो मिश्रा जी उन्हें झिड़कते हुए बोले, नौकर है तो नौकर जैसा ही बर्ताव करूंगा ना। इतनी बात सुनकर अम्मा के स्वाभिमान को ठेस लगी। वह सोचने लगी कि नौकरी तो आखिर नौकरी ही होती है। पूरा दिन मेहनत करने के बाद वह अपनी मर्जी से किसी को पराठा तक नहीं खिला सकती। किसी की गुलामी करना तो अम्मा के स्वभाव में ही नहीं था। बस उसी समय अम्मा ने फैसला कर लिया कि अब वह अपना काम शुरू करेंगी और अपने दम पर जिएंगी, यह सोचकर कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। अम्मा ने एक नई चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। कॉलेज के लड़के उनके साथ थे। उन्होंने अम्मा के रहने के लिए एक किराए पर एक कमरे का इंतजाम और अम्मा के दुकान शुरू करने के लिए आवश्यक वस्तुओं जैसे बेंच, चूल्हा, कुर्सी इत्यादि का भी प्रबंध कर दिया। अम्मा की पिछले 3 महीने की पगार इन सब कार्यों के लिए काफी थी। अम्मा ने अपनी मदद के लिए एक लड़के राजू को नौकरी पर रखा और अगले ही दिन से मिश्रा जी की दुकान के सामने एक बड़े से पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी दुकान खोल दी। कॉलेज के बच्चों ने अम्मा की दुकान का जोर शोर से स्वागत किया। राजू ने दुकान के पास लगे पेड़ पर एक तख्ती लटका दी जिस पर चाय और पराठों के दाम लिखे थे। अपनी दुकान की हर चीज का दाम अम्मा ने मिश्रा जी की दुकान से कम रखा था। राजू अम्मा जी की अच्छी खासी मदद कर दिया करता था। पहले दिन ही उनकी दुकान को अपार सफलता मिली और वहीं मिश्रा जी की दुकान पर सन्नाटा छाया था। उनकी आंखों में अम्मा के लिए कड़वाहट साफ नजर आ रही थी। अम्मा से वैर निकालने के लिए मिश्रा जी ने अपने पराठों का दाम आधा कर दिया, लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि कॉलेज के बच्चे आधे दाम पर भी उनके पराठे खाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि जिसने एक बार अम्मा के हाथों के पराठे का स्वाद चख लिया वह कहीं और कैसे जा सकता था। अम्मा को दुकान खोले 2 दिन बीत चुके थे। तीसरे दिन सुबह जब अम्मा अपने दुकान पर आईं तो देखा एक बेंच की 3 टांगें टूटी हुई पड़ी थीं और मिश्रा जी की दुकान बहुत जल्द खुल गई थी। उनके होठों पर व्यंग भरी मुस्कान थी। अम्मा समझ गई कि ये किसका किया धरा है, लेकिन अम्मा ने इसका भी हल निकाल दिया। उन्होंने बेंच की बचती एक टांग भी तोड़ दी और फिर अम्मा पराठे बनाने में जुट गई। आज फिर से मिश्रा जी मक्खियां मार रहे थे और अम्मा की दुकान की लाइन टूटने का नाम नहीं ले रही थी। मिश्रा जी की इन हरकतों को देखते हुए कॉलेज के कुछ लड़के, जो कि अम्मा के खास ग्राहक थे, छात्र संघ के प्रधान के साथ शाम को मिश्रा जी की दुकान पर पहुंचे और बोले, क्यों वे मिश्रा, बड़ा शौक चढ़ा है टांगे तोड़ने का। ये शौक तो हमारे प्रधान जी को भी है। आइंदा ऐसी हरकत हुई तो उनकी बातों से मिश्रा जी के पसीने छूटने लगे। उस दिन के बाद से मिश्रा जी ने अम्मा का काम बिगाड़ने की कोशिश नहीं की और अम्मा का काम दिन ब दिन तरक्की की ऊंचाइयां छूने लगा। अम्मा की रसोई का स्वाद चखने दूर दूर से लोग आने लगे। बहुत बरसों के बाद अब अम्मा के चेहरे पर चमक लौटी थी। समय बीतने लगा। कॉलेज के बच्चों की मदद से अम्मा ने अपना बैंक अकाउंट खुलवा लिया और एटीएम कार्ड भी बनवा लिया। कुछ समय में अम्मा ने पास की एक छोटी सी दुकान खरीद ली जिसका नाम रखा गया अम्मा की रसोई, जहां दिन भर बच्चों का जमावड़ा रहता, जो खाने पीने के साथ मोबाइल में दिन भर की खबरें सुनते।
एक दिन अम्मा का ध्यान एक खबर ने अपनी ओर खींचा। आज एक बेटा बहू अपनी 65 वर्ष की बीमार बूढ़ी माँ को राम मंदिर में अकेला छोड़कर चले गए। अखबार में बूढ़ी माँ की तस्वीर भी छपी थी। उस बूढ़ी माँ की तस्वीर को देखते ही अम्मा को उसमें अपना चेहरा नजर आने लगा। क्या करेगी वो बेचारी, कहाँ जाएगी? इन सवालों ने अम्मा को घेर लिया। वह तुरंत कुछ पैसे उठाकर अपनी दुकान नौकर के हवाले छोड़कर मंदिर की ओर चल पड़ी। वहां जाकर पता चला कि उस वृद्धा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहां से अम्मा सरकारी अस्पताल पहुंची और उस बूढ़ी औरत की तलाश करने लगी, लेकिन वह औरत उसे कहीं नहीं मिली। अम्मा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो एक कोने में बेहाल जमीन पर पड़ी थी वो वृद्धा। डॉक्टर से बात करके अम्मा ने उसे बेड दिलवाया। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया गया है, क्योंकि वह लगातार रोती जा रही थी। कमजोरी बहुत है, इसलिए उनका ध्यान रखना होगा। अम्मा से बेहतर अपनों से बिछुड़ने का गम और कौन समझ सकता था। अम्मा ने उसकी खूब सेवा की, खाने पीने और दवाइयों का ध्यान रखा, पर वह वृद्ध औरत हैरान थी कि कोई अजनबी उसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही है। उसकी प्रश्न भरी नजरों को देखकर अम्मा बोली, बहन, जिस स्थिति में तुम आज हो, कभी मैं भी इसी स्थिति से गुजर चुकी हूँ। जब मेरे अपने बेटे ने मेरा साथ छोड़ दिया था, तब मेरी हालत ही तुम्हारी जैसी ही थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी और आज खुद कमाकर खाने में जो सुकून मिलता है, वह सुकून तो कभी अपने बेटे के साथ रहकर भी नहीं मिला मुझे। इसी तरह मैं तुम्हें भी स्वाभिमान के साथ जीते हुए देखना चाहती हूँ। वह बुढ़िया रोते हुए बोली, अब तो जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। इस उम्र में अब ताकत भी कहाँ बची है कुछ करने की। तो अम्मा ने उसके लिए फल काटे और उसके आगे रखते हुए कहा, अरे तुम पहले ठीक हो जाओ, उसके बाद तुम सब कुछ कर पाओगी। क्या तुम अपनी इस बहन के साथ रहना पसंद करोगी? लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? वृद्धा ने पूछा। मैं अपनी हर उस बहन की मदद करना चाहती हूँ जो इस अवस्था में बेसहारा कर दी गई है। उस बूढ़ी औरत को फल खिलाते हुए अम्मा बोली। यह सुनकर वह वृद्धा अम्मा के साथ जाने को तैयार हो गई। पुलिस बयान लेने आई तो उस वृद्धा ने कह दिया कि मेरी बहन मुझे लेने आ गई है। उधर अम्मा ने डॉक्टर से बात करके अस्पताल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ और खाने पीने की खास हिदायत देकर वृद्धा को अस्पताल से छुट्टी दे दी। उस वृद्धा का नाम शारदा था। शारदा की कहानी भी काफी हद तक अम्मा की तरह थी। पति की मृत्यु 5 साल पहले ही हो चुकी थी। उसके 2 बेटे थे जो बारी बारी से उसे अपने घर पर रखते थे। इसलिए नहीं कि वे दोनों माँ के साथ रहना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि माँ का बोझ कोई उठाना नहीं चाहता था। जिस माँ ने दिन रात एक करके अपने बच्चों का ख्याल रखा, जब उस माँ का ख्याल रखने की बारी आई तो दोनों आनाकानी करने लगे थे। थोड़ा समय पहले ही उसका बड़ा बेटा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ विदेश चला गया। अब सारा बोझ छोटे बेटे पर आ गया। माँ की दवाइयों का खर्च करना उसे खलता था। बहू से अपनी सास का दिन भर का काम नहीं होता था। उसके खांसने की आवाज बेटे बहू को चुभने लगी थी। इसलिए माँ की जिम्मेदारियों से मुक्त होने के लिए उसका बेटा उसे मंदिर में छोड़ गया। लेकिन अब अम्मा से मिलकर शारदा में भी एक नई उम्मीद का संचार हुआ था। उसे लगने लगा कि वह इस दुनिया में अकेली नहीं, समय बदल चुका है और समय के साथ साथ उसे भी स्वाभिमान के साथ जीना शुरू करना होगा। पूरी तरह ठीक होने के बाद शारदा अम्मा के साथ काम पर जाने लगी। अम्मा की रसोई में अचार की बहुत खपत थी, जो अम्मा बाहर से मंगवाया करती। यह देखकर शारदा ने बताया कि वह बहुत अच्छा अचार और पापड़ बनाती हैं। यह सुनकर अम्मा को बहुत खुशी हुई। राजू को पैसे देकर अचार का सामान मंगवाया और शारदा ने ढेर सारा अचार बना दिया। और जब बच्चों को पराठे के साथ अचार दिया गया तो वे अचार की तारीफ करते नहीं थके। इसके साथ साथ उन्होंने कई दुकानों पर अचार सप्लाई करना शुरू कर दिया, जिससे आमदनी बढ़ने लगी और शारदा में आत्मविश्वास का संचार हुआ। जल्द ही अम्मा ने शारदा के साथ मिलकर एक बड़ा सा घर लिया, जिसका नाम रखा गया अपना आशियाना। दोनों बहनों ने मिलकर एक मुहिम चला दी। कभी किसी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी ऐसा बुजुर्ग मिलता जिसे मजबूरी के कारण घर छोड़ना पड़ा या रिश्तेदारों ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया, उन लोगों के लिए उनका अपना आशियाना हमेशा खुला था। धीरे धीरे उनके घर में नए सदस्य जुड़ने लगे। अचार के साथ शारदा ने पापड़ का भी काम शुरू कर दिया
और सभी सदस्य मिलकर उनकी इस काम में मदद करते। अम्मा का घर छोड़े हुए 6 साल बीत चुके थे, लेकिन आज वह संतुष्ट थीं। अपने साथ साथ वह दूसरों की जिंदगी संवारने का जरिया बन रही थीं। आज अम्मा जब पराठे बनाने में व्यस्त थीं, तो उसे एक आवाज सुनाई दी, अम्मा। बोलो बेटा, क्या चाहिए? मुझे मेरी दादी अम्मा चाहिए। अम्मा ने नजर उठाकर देखा तो देखती रह गई। सामने जो लड़का खड़ा था उसे पहचान पाना मुश्किल था। फिर अम्मा के मुंह से करुणा भरी आवाज निकली, दीपक, तू मेरा दीपक ही है ना? बहुत बड़ा हो गया रे तू। इतना कहते कहते अम्मा का गला रुंध गया। आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। सब कुछ छोड़कर अम्मा ने झट से अपने पोते को गले लगा लिया। तभी अम्मा के कानों में एक जानी पहचानी आवाज आई, जिसे सुनने को अम्मा बरसों से तरस गई थीं। तुम कहाँ चली गई थी अम्मा? अम्मा ने उत्सुकतावश देखा तो उसका बेटा और बहू पास में ही खड़े थे। दोनों ही अम्मा को कुछ कमजोर से लग रहे थे। उनके चेहरे से रौनक गायब थी। लेकिन जो चीज अम्मा को सबसे ज्यादा हैरान कर रही थी वह यह थी कि बेटे के साथ साथ उसकी बहू की आंखों से भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों आकर अम्मा से गले मिलकर खूब रोए। कहाँ चली गई थी अम्मा तुम मुझे छोड़कर? हमारी जिंदगी सूनी हो गई थी तुम्हारे बिना। अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनकर अम्मा चढ़-बत रह गईं और बोली, क्या मतलब? अगर मेरी इतनी ही जरूरत थी तो मुझे अकेला छोड़कर गया क्यों था? अम्मा, मैं तो तुम्हारा हाथ बराबर थामे हुए था, लेकिन अचानक भीड़ में भगदड़ मचने लगी तो मेरा हाथ छूट गया। पैर फिसला और लोग मुझे रौंदते हुए मेरे ऊपर से निकल गए। उसके बाद मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। इसका मतलब तू मुझे छोड़कर नहीं गया था? और मैं पगली क्या क्या सोच बैठी। अम्मा स्तब्ध खड़ी थी। नहीं अम्मा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने गया तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें एक वृद्धा मिली थी, लेकिन वह नहीं जानते कि वह अचानक कहाँ चली गई। आज जब यहाँ विश्वविद्यालय में आपके पोते का एडमिशन करवाने के लिए आए तो सारे काम करते करते सुबह से दोपहर हो गई। बहुत जोरों से भूख लगी थी। किसी ने बताया कि अम्मा के रसोई के पराठे बहुत स्वादिष्ट होते हैं, सो हम यहाँ चले आए। और अम्मा, सच बताऊं तो बिना खाए पिए ही तृप्ति मिल गई। बेटे की बातें सुनते सुनते अम्मा की आंखों से लगातार पश्चाताप के आंसू बहते जा रहे थे। सोचने लगी कि उन पुलिस वालों के कहने पर मैंने अपने बेटे को कितना गलत समझ लिया था, परंतु मन ही मन में एक संतुष्टि थी कि जो कुछ भी हुआ उसके कारण उसे बहुत से अन्य लोगों की जिंदगी संवारने का मौका मिल गया। आज अम्मा ने अपने बच्चों के लिए ममता से सराबोर हृदय के साथ पराठे बनाए और बिठाकर उन्हें अपने हाथों से खिलाए। यह दृश्य देखकर आसपास खड़े सभी लोगों की आंखों में आंसू थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। अंतिम विदाई। अरे शर्मा जी, पढ़ाई में तो शुरू से ही होनहार था मेरा बेटा। हर कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होता था और हर साल स्कॉलरशिप लेता था। उसकी पढ़ाई में लगन को देखते हुए ही तो मैंने उसका दाखिला MBA में कराया था। मुझे मालूम था कि वह एक दिन ज़रूर कामयाब होगा और देखो, यूनिवर्सिटी में टॉप करके उसने मेरे भरोसे को बखूबी कायम रखा है। लो आ गए जनाब, दोस्तों के साथ अपनी कामयाबी का जश्न मनाकर। अच्छा शर्मा जी, मैं फ़ोन रखता हूँ। अपने बेटे श्रवण को आता देख मोहनलाल जी ने फ़ोन रखा और अपने बेटे को झट से गले लगा लिया। बेटा, तूने तो मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। सुबह से बधाई देने वालों के फ़ोन आ रहे हैं। सामने खड़ी श्रवण की माँ इस दृश्य को देखकर मोहित हो रही थीं। इतने में श्रवण ने कहा, माँ, पिताजी, मुझे आप दोनों को एक बात बतानी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? पिताजी, आपको तो पता ही है कि आज के समय में कोई अच्छी नौकरी मिलना कितना मुश्किल काम है। लेकिन बेटा, तुम्हें चिंता करने की क्या ज़रूरत है? अभी तो तुम्हारी पढ़ाई खत्म हुई है, तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, चिंता मत करो। नहीं पिताजी, मैं वो कह रहा था कि मुझे एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करने का प्रस्ताव मिला है। ऑस्ट्रेलिया? यह सुनकर मानो दोनों माता पिता कुछ पल के लिए जड़ हो गए। लेकिन बेटा, ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें तो यहाँ पर बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है। इसीलिए, केवल इसीलिए ही मैं आपको यह बात बताने से डर रहा था। मुझे पता था
आप लोग यही नाटक शुरू कर देंगे। आप लोग जानते हैं कि बहुत पहले से ही मेरा विदेश में नौकरी करने का सपना था, और आज जब यह सपना हकीकत में बदलने जा रहा है तो मैं यह मौका गंवाना नहीं चाहता। श्रवण की बातें सुनकर उसकी माँ और पिताजी दोनों की आंखों में एक अजीब सा दुख उभर आया। उन्हें लगा मानो वक्त थम सा गया हो। वे दोनों खामोश रहकर एक दूसरे को देखते जा रहे थे, जबकि श्रवण अपनी बात कहकर अपने कमरे में जा चुका था। उस रात श्रवण की माँ और पिताजी दोनों चिंता में डूबे रहे। वे दोनों श्रवण के बचपन को याद करने लगे। श्रवण के पैदा होने से लेकर आज तक की सारी यादें उनकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह दिखाई दे रही थी। श्रवण की माँ कहने लगी, बचपन में तो श्रवण मुझे अपनी आंखों से जरा भी ओझल नहीं होने देता था, और यदि मैं नहीं दिखती थी तो पूरा घर सिर पर उठा लेता था, और जैसे ही आप नौकरी से लौटकर आते थे तो कैसे दौड़ता हुआ आता था और आपकी टांगों से कसकर लिपट जाता था। पिताजी भी वह सब बातों को याद करके भावुक हो गए और कहने लगे, वो दिन थे और एक आज का दिन है जब हमारा वही श्रवण हमें छोड़कर विदेश जाने के बारे में सोच रहा है। हमारे इकलौते बेटे ने एक बार भी सोचा कि उसके बूढ़े माँ बाप का क्या होगा, उन्हें कौन संभालेगा, क्या औलाद इतनी भी स्वार्थी हो सकती है। ऐसी ही चिंताओं से घिरे वे दोनों रात भर करवटें बदलते रहे, लेकिन नींद उनकी आंखों को छू भी नहीं पाई। सुबह जब वे अपने कमरे से बाहर आए तो देखा श्रवण तैयार होकर जूते पहन रहा था। इससे पहले कि वे उससे कुछ पूछते, वह एक बैग में अपने कपड़े रखने लगा। यह सब देखकर श्रवण की माँ ने रूधे स्वर में पूछा, बेटा कहीं जाने की तैयारी है? तो श्रवण बोला, हाँ माँ, मुझे पासपोर्ट बनवाने के लिए दिल्ली जाना होगा। मेरा दोस्त है ना नितिन, उसके पिताजी पासपोर्ट ऑफिस में ही काम करते हैं। मेरी उससे बात हो गई है। जब तक अपॉइंटमेंट लेटर आएगा तब तक मैं यह काम निपटा लेता हूँ। इसी बहाने कुछ दिन मैं अपने दोस्त के साथ दिल्ली भी घूम लूँगा। श्रवण की बात सुनकर उसकी माँ उसके लिए चाय नाश्ता लेने के लिए रसोई में गई तो उसके पिताजी ने बड़े प्यार से उससे पूछा, बेटा एक बात तो बताओ, क्या विदेश जाना इतना ज़रूरी है? तो श्रवण बोला, पिताजी इसमें हर्ज ही क्या है? जितना पैसा मुझे विदेश की नौकरी में मिलेगा उतना तो मैं यहाँ कभी नहीं कमा सकता। लेकिन बेटा जिंदगी में पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता। पिताजी फिर से बोले तो श्रवण ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, पिताजी मैं जिंदगी भर इस छोटे से घर में पड़ा नहीं रह सकता। आप क्या चाहते हैं, मैं अपने सपनों को आग लगा दूं और आपकी तरह ही छोटी मोटी नौकरी करके जीवन का बोझ ढोता रहूं? ऐसा हरगिज नहीं होगा। इतना कहकर बिना नाश्ता किए वो अपना बैग उठाकर चल दिया और मोहनलाल जी अपने सुपुत्र की बातें सुनकर जैसे पत्थर बने रह गए। कुछ घंटे के सफ़र को तय करके जब श्रवण दिल्ली पहुंचा तो उसका मित्र नितिन उसके इंतजार में वहां पहले ही मौजूद था। दोनों दोस्त एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। नितिन उसे कार से अपने घर ले गया। नितिन का घर एक पॉश इलाके में था जो कि काफ़ी बड़ा था, जिसमें वह अपने माता पिता और भाई भाभी के साथ रहता था। नितिन ने अपने दोस्त श्रवण का परिचय अपने घर वालों से करवाया। नितिन ने अपने पिताजी को बताया कि श्रवण विदेश में जाना चाहता है, इसीलिए वह पासपोर्ट संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए दिल्ली आया है। नितिन के पिता को यह बात शायद कुछ पसंद नहीं आई। उन्होंने श्रवण से कहा, बेटा तुम अपने माता पिता के इकलौते बेटे हो तो तुम्हें यहीं रहकर उन्हें संभालना चाहिए। तो श्रवण ने कहा, अंकल जी मेरे माता पिता ने बहुत संघर्ष करके अपना जीवन बिताया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं विदेश जाकर अच्छे पैसे कमाऊं ताकि उनको सुख भरी जिंदगी दे सकूं। एक साथ बैठकर चाय नाश्ता करने के उपरांत नितिन उसे अपने घर में बने गेस्ट रूम में ले गया। गेस्ट रूम बहुत ही आरामदायक था। काफ़ी देर तक दोनों मित्र बेड पर लेटे लेटे इधर उधर की बातें करते रहे और हंसी मजाक करते रहे। गेस्ट रूम के सामने एक कमरा बना हुआ था जहाँ से रह रहकर खांसने की आवाज़ आ रही थी। बात करते करते नितिन भी बीच बीच में उस कमरे में आ जा रहा था। जब नितिन कुछ काम से घर से बाहर गया तो श्रवण ने उठकर कमरे में झांका तो देखा वहाँ एक बूढ़े दादाजी जोर जोर से खांस रहे थे। श्रवण उनके पास गया और अपने हाथ से सहारा देते हुए उन्हें सीधा बिठाया। थोड़ी देर उनकी कमर पर हाथ फेरा और एक गिलास में पानी भरकर उन्हें दिया। उन्होंने कांपते हाथों से उस गिलास को पकड़ा, फिर 2-4 घूंट पानी पीकर श्रवण को वापस दे दिया। अब तक उनकी खांसी भी बंद हो चुकी थी। श्रवण ने गिलास रखकर
उन्हें वापस बिस्तर पर लिटाया। जहां एक ओर वो राहत महसूस कर रहे थे तो दूसरी ओर श्रवण को प्रश्न भरी नजर से देखते जा रहे थे। श्रवण उनकी नजरों में छिपे प्रश्न को तुरंत समझ गया और बोला, जी मैं नितिन का दोस्त हूँ, आज ही दिल्ली आया हूँ। तो बूढ़े दादाजी ने यह बात सुनकर उसे आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ उठाया और कांपता हाथ उसके सिर पर रखा। श्रवण को उनकी हालत देखकर काफी अफसोस हो रहा था। थोड़ी देर तक श्रवण उनके पास रखी कुर्सी पर बैठा रहा। थोड़ी देर में नितिन के पिताजी अंदर आए। श्रवण को उनकी हालत देखकर काफी अफसोस हो रहा था। थोड़ी देर तक श्रवण उनके पास रखी कुर्सी पर बैठा रहा। थोड़ी देर में नितिन के पिताजी अंदर आए और श्रवण का हालचाल जानने लगे और दादाजी को दवाई देते हुए कहने लगे, आप कैसे हैं पिताजी? खांसी में कुछ आराम आया? तो बूढ़े दादाजी ने हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन श्रवण अपने दोस्त नितिन के साथ पासपोर्ट बनवाने संबंधित औपचारिकताएं पूरी करने के लिए निकला। दोपहर को दोनों ने रेस्टोरेंट में खाना खाया और फिर घर लौटे तो देखा कि नितिन का पूरा परिवार दादाजी के कमरे में मौजूद था। नितिन के माता पिता पास में रखी चारपाई पर बैठे थे। भाभी उन्हें फल काट कर खिला रही थी और भैया उनकी टांगे दबा रहे थे। घर पहुंचते ही नितिन भी उनका हालचाल जानने के लिए चला गया। अपने दोस्त के पूरे परिवार का प्रेम और अपनापन देखकर श्रवण बहुत प्रभावित हुआ। वह गर्व महसूस कर रहा था कि उसे इतने अच्छे लोगों के बीच रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही साथ वह यह देखकर हैरान था कि आजकल के परिवारों में भी इतनी एकता देखने को मिलती है। श्रवण भी कुछ समय निकालकर बूढ़े दादा और उनके परिवार के पास बैठ जाया करता था और दादाजी की कुछ मदद कर दिया करता था, जैसे पानी पिलाना या उठकर बैठने में मदद करना। 2-3 दिन में ही श्रवण को भी बूढ़े दादा के साथ खासा लगाव हो गया था और दादाजी का चेहरा भी उसे देखकर खिल उठता था। अपने दोस्त के घर आए हुए श्रवण को आज 3 दिन हो चुके थे। आज सुबह जब श्रवण सोकर उठा तो देखा कि सामने बूढ़े बाबा के कमरे में घर के सभी सदस्यों के अलावा डॉक्टर साहब भी मौजूद थे। वे दादाजी की तबीयत की जांच कर रहे थे। दादाजी की तबीयत आज कुछ ज़्यादा ही खराब थी। उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। वे रह रहकर करहा रहे थे। पूछने पर पता चला कि उन्होंने कल शाम से खाना भी नहीं खाया है। परिवार के सभी लोग मायूस और शांत खड़े थे। दादाजी कुछ बोलने की हालत में नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में सबके लिए स्नेह साफ नजर आ रहा था। परंतु ऐसी हालत में भी गहरी लकीरों और झुर्रियों से भरे उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। इतने में नितिन के पिताजी उनके पास आकर बैठ गए और अश्रुपूरित आंखों से उन्हें कहने लगे, पिताजी अमित को फ़ोन लगाऊं? यह वाक्य सुनते ही दादाजी की आंखें पानी से भर आईं और उनके चेहरे की संतुष्टि के भाव कहीं गायब हो गए। वे लाचार होकर थोड़ी देर तक कमरे की छत को निहारते रहे और फिर बिना कुछ बोले अपनी गर्दन को ना में हिला दिया और फिर आंसुओं से भरी अपनी आंखें बंद की तो उनके आंसू निकलकर तकिए को भिगोने लगे। दिन भर सभी लोग उनकी सेवा टहल में लगे रहे, लेकिन श्रवण को रह रहकर मन में एक ही विचार आ रहा था कि आखिर यह अमित है कौन जिसका जिक्र नितिन के पिताजी कर रहे थे। यह प्रश्न उसे विचारों के दलदल में धकेल रहा था। अंकल किसके बारे में बात कर रहे थे और क्यों? उनकी बात सुनकर दादाजी इतने भावुक हो गए थे कि उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, परंतु वे फिर भी उससे मिलना नहीं चाहते थे। शाम को जब नितिन उससे मिला तो वह अपने आप को रोक न पाया और इस सवाल का जवाब नितिन से जानना चाहा। नितिन ने उसे बताया कि अमित इन दादाजी का इकलौता बेटा है। यह सुनकर श्रवण बहुत चक्का रह गया और फिर उसने बेचैनी और उत्सुकता भरे स्वर में पूछा, तो अंकल इनके क्या लगते हैं? फिर नितिन ने बताया कि हम लोगों का इनसे सिर्फ इंसानियत का ही रिश्ता है, लेकिन कुछ ना होते हुए भी यह हमारे लिए बहुत कुछ है। वह मेरे पिताजी के अध्यापक हुआ करते थे, बड़े ही मृदुभाषी व्यक्ति थे और उस समय के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे। मेरे पिताजी का मानना है कि आज वह जो कुछ भी है केवल उनके कारण है। पढ़ाई की फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं होते थे मेरे पिताजी के पास, लेकिन उन्होंने बिना 1 रुपया भी लिए उन्हें पढ़ाया और न केवल पढ़ाया बल्कि पढ़ने में उनकी रुचि भी जगाई। दोनों दोस्तों की बातें सुनकर नितिन के पिताजी भी कमरे में आ गए और श्रवण से कहने लगे, श्रवण बेटा, यह दुनिया बहुत खराब है। यहाँ सब रिश्ते मतलब के ही रह चुके हैं। जब तक मतलब होता है
इंसान की अहमियत होती है। जब मतलब खत्म तो रिश्ते भी खत्म। हैरानी की बात तो यह है कि इन्हें इनके बेटे ने ही छोड़ दिया, वह बेटा जो उन्हें भगवान से बहुत मन्नतें मांगने और बहुत वर्षों के इंतजार के बाद मिला था। वो औलाद जिसे पाल पोस कर बड़ा करके कामयाब बनाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और उसे इतना पढ़ाया कि वह अमेरिका में आज एक बहुत बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर काम कर रहा है, लेकिन पीछे रह गए उसके बूढ़े माता पिता। उसने तो वहां जाकर अमेरिका की एक लड़की से ही शादी कर ली और वहीं घर बसाकर वहीं का हो गया। पुश्तैनी मकान तो उसने पहले ही बेच दिया था और अपने माँ बाप को किराए के मकान में छोड़कर चला गया था। उसकी माँ यह सदमा ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाई। 3 वर्ष पहले उनका भी देहांत हो गया, लेकिन बूढ़े पिता अपनी पत्नी के देहांत के बाद बिल्कुल अकेले रह गए और एक दिन मेरे पास पासपोर्ट ऑफिस में आकर मेरे पैरों में गिर गए और मुझसे विनती करने लगे कि मैं उनका पासपोर्ट बनवा दूं ताकि वह अपने बेटे के पास विदेश जा सके। अपने आदरणीय शिक्षक को अपने पैरों में देखकर मेरी जो हालत हुई थी मैं उसे बयां नहीं कर सकता। मैंने उन्हें उठाकर संभाला, उन्हें चाय नाश्ता दिया और फिर उनके बेटे को फ़ोन लगाया। अमित ने फ़ोन उठाया तो, लेकिन यह कहकर टाल दिया कि कुछ समय बाद मैं पिताजी को ले जाऊंगा, और वह समय आज तक नहीं आया। उसके बाद मैंने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा और इस घर में ले आया। बच्चों को भी दादाजी का प्यार मिल गया और उन्हें भी परिवार मिल गया। तब से मैं भी उन्हें पिताजी कहकर संबोधित करता हूँ। श्रवण उनकी बातें सुनकर अचंभित रह गया। दुनिया के निर्दयी रूप का परिचय पाकर उसका हृदय अंदर तक परेशानी के दलदल में धंस रहा था। अभी वे दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि दादाजी के कमरे से कराहने की आवाजें तेज होने लगी। आवाज सुनकर किसी अनहोनी की आशंका से नितिन और उसके पिताजी कमरे की तरफ दौड़े। श्रवण सन्न रह गया, फिर अपने आप को संभालते हुए उठा और दादाजी के कमरे में गया। देखा तो दादाजी को सांस लेने में अत्यधिक तकलीफ हो रही थी। उनकी आंखें खुली की खुली थीं और अंकल उनके हाथों को अपने हाथों में लिए सजल नेत्रों से उनकी ओर चिंतित भाव से देखते जा रहे थे। तब तक परिवार के बाकी सदस्य भी उनके कमरे में पहुंच चुके थे। भैया उनके पैरों को सहलाने लगे और आंटी उनके मुंह में गंगाजल की बूंदें डालने लगी। वे चाहकर भी अपनी आंखें खोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपने दोनों हाथ जोड़कर कमरे में मौजूद सभी लोगों की तरफ लाचारी से देखा और अचानक उनके हाथ ढीले हो गए और गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। अपने सभी शारीरिक और मानसिक दुखों से मुक्त होकर वे इस निर्दयी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गए। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देने की तैयारी की जाने लगी और पूरी सजावट के साथ उनके मृत शरीर को शमशान लेकर जाया गया। पूरा शमशान लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था, लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि इस भीड़ में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिससे उनका खून का रिश्ता हो। वे सभी लोग केवल और केवल इंसानियत की खातिर उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए आए थे। और सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि जिन लोगों से उनका यह रिश्ता था उन्हें तो खबर भी नहीं थी कि आज उनका कोई अपना जो उनसे जान से भी ज़्यादा प्यार करता था इस दुनिया से विदा हो गया है। लेकिन अगर खबर होती भी तो भी शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उन्हें, क्योंकि अगर फ़र्क पड़ना ही होता तो क्या वह आज ऐसी स्थिति में संसार से जाते। नितिन और उसके पूरे परिवार के साथ आज श्रवण भी इस मृत बुजुर्ग के भाग्य पर आंसू बहा रहा था। उसके दुख की कोई सीमा ही नहीं थी। दिल के किसी कोने में दबी उसकी कोमल भावनाएं अचानक से उसके पत्थर हो चुके दिल को फिर से पिघलाने लगी थीं। शमशान की चिता पर लेटे बूढ़े दादा के चेहरे में उसे अपने पिता का चेहरा नजर आने लगा और वह चेहरा नजर आते ही वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे एहसास हो गया था कि क्यों उसके माता पिता उसके विदेश जाने की बात सुनकर पत्थर की तरह जड़ हो गए थे, क्यों वे उसके सामने गिड़गिड़ा रहे थे और हाथ जोड़कर विदेश न जाने की फरियाद कर रहे थे। सारी विधियां पूरी हो चुकी थी और चिता को अग्नि देनी बाकी थी और यह काम नितिन के पिताजी द्वारा किया गया। चिता की जलती हुई अग्नि में रह रहकर उसे अपना बचपन किसी चलचित्र की तरह नजर आ रहा था। बूढ़े दादा की अंतिम विदाई के साथ ही शायद श्रवण भी अपने माता पिता के प्रति कड़वाहट को अंतिम विदाई दे रहा था और उसी दौरान उसके मोबाइल की घंटी बजी। देखा तो उसके पिताजी का फ़ोन था। अपने आप को संभालते हुए उसने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया तो उधर से उसके पिता की करुणा
और वेदना से सराबोर आवाज आई, बेटा तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर आ चुका है। केवल यह एक वाक्य सुनने की देर थी कि श्रवण जार जार रोने लगा और कुछ न बोल पाया। उसके ठीक 2 घंटे के बाद वह रेलवे स्टेशन पहुंच चुका था। उसका दोस्त नितिन उसे छोड़ने आया था। श्रवण ने उसे गले लगाकर उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि अपने घर में रहने का मौका देकर उसने उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि वहां रहकर ही उसने परिवार शब्द का मतलब समझा था। थोड़ी ही देर में ट्रेन पहुंच गई और श्रवण अपने घर के लिए निकल गया। ट्रेन में बैठे बैठे श्रवण गुमसुम अपने ख्यालों में ही खोया रहा। तभी उसका ध्यान सामने वाली सीट पर बैठे एक छोटे बच्चे ने आकर्षित किया, जो तरह तरह की अटखेलियां कर रहा था और उसकी माँ उसे देखकर मन ही मन हर्षा रही थी। कभी वह बच्चा भागने लगता तो उसकी माँ उसे संभालती, कभी गोद में बैठ जाता और कभी गोद से उतरता। कुछ घंटों के सफर में उसने देखा कि उसकी माँ ने एक पल भी अपना ध्यान अपने बच्चे पर से नहीं हटाया था। यह सब देखकर श्रवण को अपनी माँ का निस्वार्थ प्रेम याद आ गया। अब श्रवण अपने भविष्य का फैसला ले चुका था और वह फैसला लेकर अपने हृदय पर रखे हुए भार को जैसे उसने उतार फेंका। खिड़की से बाहर झांकते हुए उसके चेहरे पर पड़ने वाली तेज हवाएं उसके फैसले को जैसे सराहना दे रही थीं। इसके साथ ही उसके दिल में अपने माँ पिता के प्रति प्रेम प्रबल होता जा रहा था। वह इस जीवन का अर्थ तथा मूल्यों को और भी अधिक गहराई से महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद जब श्रवण अपने घर के बाहर तक पहुंचा तो वहां खड़े होकर कभी गली को निहार रहा था तो कभी अपने घर को बड़े गौर से देखने लगा। लेकिन फिर सोचने लगा, यह वही तो घर है जहां उसका बचपन बीता था, जहां आज तक वो रह रहा था। लेकिन फिर आज इस घर को देखकर उसके मन में कुछ अलग सा आकर्षण क्यों हो रहा था। उसके हृदय में भावनाओं की लहरें हिलोरे मारने लगी। उसके बाद जब उसने दरवाजे की घंटी बजाई तो अगले ही पल दरवाजा खुल गया। दरवाजे पर उसकी माँ और पिताजी खड़े थे, परंतु श्रवण ने जैसे ही उनकी तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके माँ पिताजी 4 दिन में ही चिंता के कारण सूखकर लगभग आधे हो गए थे। उनकी बूढ़ी आंखों में उदासी स्पष्ट नजर आ रही थी। उनकी ऐसी हालत देखकर श्रवण का कलेजा मुंह को आने लगा। एकाएक उसका बैग हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और वह अपनी माँ और पिताजी से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन उसके माँ और पिताजी यह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर श्रवण को हो क्या गया है। फिर उसके पिताजी उसके आंसुओं को पोंछते हुए अपनी जेब से उसका अपॉइंटमेंट लेटर निकाल कर देने लगे। श्रवण ने जब उस अपॉइंटमेंट लेटर को हाथ में लिया तो वह लेटर गीला था। श्रवण को समझते देर न लगी कि यह लेटर किसी और वजह से नहीं बल्कि उसकी माँ और पिताजी के आंसुओं के कारण भीगा है। उसने तुरंत उस पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर प्रेम और करुणा मिश्रित स्वर में बोला, माँ पिताजी, मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और फिर से उनके गले लग गया। आज इस घर में प्यार और खुशी के आंसुओं का सैलाब आ चुका था। यह परिवार आज सही मायने में परिवार बन चुका था और जमीन पर पड़े उस अपॉइंटमेंट लेटर के टुकड़े इस बात की गवाही दे रहे थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।